Hello everyone. Today we're gonna discuss about agriculture subject of JET preparation. So let's start. आज सबसे पहले हम बात करेंगे फार्म मशीनरीज के बारे में और उनके यूज़ के बारे में कि कौन कौन से फार्म मशीनरीज जनरली फार्मर्स यूज़ करते हैं और उनका क्या क्या काम रहता है इम्प्लीमेंट्स का। तो सबसे पहला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के बिना कोई भी फार्मिंग ऑपरेशंस करना बिल्कुल ना के बराबर है और किसी भी तरह की जो टूल्स रहते हैं या फिर जो इम्प्लीमेंट्स रहते हैं फार्मिंग के, वो सब ट्रैक्टर्स की मदद से ही हम ज़्यादातर उसको पुलिंग करते हैं या पुशिंग, जो भी काम रहता है ट्रैक्टर की मदद से करते हैं। सो अ ट्रैक्टर इज अ व्हीकल intended for drawing, pushing और pulling something which cannot propel itself, यानी कि जिसकी अपने आप या पावरिंग नहीं है, वो अपने आप पावर में नहीं आ सकता है, उसको ट्रैक्टर की मदद से हम पुलिंग करते हैं या फिर पुशिंग करते हैं, ड्राइंग जो भी करना होता है हम ट्रैक्टर की मदद से करते हैं। ऑफन पावरिंग इट टू, यानी कि उसको पावर भी देता है, उसको अगर उसको चलाने के लिए जो पावर की जरूरत पड़ती है वो भी हम ट्रैक्टर से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। In addition, tractor serves to deliver a high attractive effort or torque at slow speeds for the purposes of hauling a trailer or machinery used in agriculture or construction. तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या फिर एग्रीकल्चर वर्क के लिए ट्रैक्टर से हमें एक स्लो स्पीड में या फिर ट्रैक्टर को हमें टॉर्क की तरह भी यूज़ करते हैं और उससे हम जो भी स्लो स्पीड में जो ऑपरेशंस होने चाहिए फार्मिंग ऑपरेशंस, वो भी करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेयर। जैसे कि इसका नाम है स्प्रेयर, तो ये किसी चीज़ को स्प्रे करने के काम आएगा और स्प्रे उन्हीं चीज़ को करेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें रहते हैं? पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है। द सेकेंड ऑफ फार्म मशीनरी बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्प्रेयर, एज लाइक एज ब्लोअर स्प्रेयर एंड एग्रीकल्चरल एयरक्राफ्ट स्प्रेयर। तो ये यहाँ पे भी 2 टाइप्स के स्प्रेयर होंगे, जिन्हें ब्लोअर स्प्रेयर मतलब हम ज़मीन के ऊपर खड़े रहकर जिससे स्प्रेइंग करते हैं, और एयरक्राफ्ट स्प्रेयर मतलब बहुत बड़ी, जब एग्रीकल्चर लैंड जब बहुत बड़ी मात्रा में होती है हमारे पास, तब हम उस लैंड के अंदर जा जाके अगर स्प्रे करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तब हम एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं और एयरक्राफ्ट की मदद से हम पूरे लैंड में स्प्रेइंग कर देते हैं, तो इसलिए इसे एयरक्राफ्ट स्प्रेयर कहा गया है। अ स्प्रेयर इज अ पीस ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यूज्ड प्राइमरीली टू अप्लाई herbicides, pesticides and fertilizers to agricultural crops. ओके। नेक्स्ट है कंबाइंस। ये और एक इम्पॉर्टेंट मशीन है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं करता है, साथ साथ 3 काम करता है। अ कंबाइन इज अ मशीन दैट कंबाइंस द टास्क ऑफ हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है। तो ये हार्वेस्टिंग भी करता है, यानी कि क्रॉप के राइपन होने के बाद, क्रॉप के पक जाने के बाद उनकी कटाई करता है, साथ ही साथ उनकी थ्रेसिंग यानी कि उनकी साफ शब्दों में कहा जाए तो उनके छिक्कल को हटाने का काम करती है, और साथ ही में उन ग्रेन को क्लीन करके हमें देती है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग के काम आएगा ये, यानी कि फसल कटाई के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अ कॉटन हार्वेस्टर इज अ मशीन दैट ऑटोमेट्स कॉटन हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे खास करके कॉटन हार्वेस्टिंग की बात की गई है। मैकेनिकल कॉटन हार्वेस्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्राइपर्स एंड पिकर्स। ठीक। इसमें भी 2 टाइप्स हमें मिलते हैं कि स्ट्राइपर्स होते हैं और पिकर्स होते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। ठीक है। A field cultivator is a farm implement for striping and pulverizing the soil either before planting or to remove weeds and to erect and loosen the soil after the crop has begun to grow. तो कल्टीवेटर का मेन यूज़ क्या है? जो टिलेज ऑपरेशन हम करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि शीट सोइंग से पहले जितने ऑपरेशंस होते हैं सॉइल से रिलेटेड, उनको पल्वराइज करना या फिर स्टीयरिंग करना, वो सब हम कल्टीवेटर की मदद से करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमें वीड्स रिमूव करने के लिए भी कल्टीवेटर हेल्प करता है। जब धीरे धीरे क्रॉप्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब हम देखते हैं कि उनके रूट्स एरिया में फिर से वीड्स भी उगने लगते हैं, तो उन वीड्स को भी कल्टीवेटर की मदद से हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द फील्ड कल्टीवेटर इज टू प्रिपेयर अ प्रॉपर सीड बेड for the crop to be planted into, to bury crop residue in the soil, to control weeds and to incorporate the soil to ensure the growing crop has enough water and nutrients.
ठीक है, तो मेन काम यही होता है कि एक अच्छी से अच्छी सीड बेड तैयार करने के लिए हम कल्टीवेटर को यूज करते हैं टू ब्यूरी क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि पिछले क्रॉप की जो रेसिड्यूज बच गई है लैंड के ऊपर उसको भी कल्टीवेटर क्या करता है कि जमीन के अंदर उसको दफना भी देता है और साथ ही साथ वीड्स को भी कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट मशीन है हमारी कटर एंड श्रेडर्स। ठीक है, cutters and shredders are farming implements used to cut or shred unwanted weeds or other vegetative growth। ये भी हमारे weeding के काम आता है। अब सेवेंथ फार्म टूल है सिकल। सिकल लगभग हम सभी ने देखा होगा और सारे ही फार्मर्स के पास सिकल तो एक बहुत ही कॉमन टूल या कॉमन इम्प्लीमेंट होता है। इट इज अ हैंड हेल्ड कटिंग टूल विथ अ कर्व्ड ब्लेड। इसके साथ में एक कर्व्ड ब्लेड कनेक्टेड रहता है और इसको हम हाथों से पकड़ के काम करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग और माविंग। तो ये फसल की कटाई के लिए भी यूज करते हैं हम इसे, या फिर माविंग मतलब वीड कंट्रोलिंग के लिए भी यूज करते हैं। जब हम हाथों से वीड्स की कंट्रोलिंग करते हैं तब उसे माविंग कहते हैं। ठीक है, तो सिकल्स आर लेस एफिशिएंट देन scythes as far as hand operated cutting tools go, but they can be useful in small applications। तो जहाँ हमारे पास छोटी जमीन है, यहाँ जहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में लैंड नहीं है, थोड़ी सी कम जगह में हमने एग्रीकल्चर किया है, तो उस वक्त हम बिल्कुल सिकल की मदद से कटाई या फिर माविंग ये सब ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हील ट्रैक्टर स्क्रैपर। ठीक है, तो ये क्या होती है कि अ व्हील ट्रैक्टर स्क्रैपर इज अ पीस ऑफ हैवी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर अर्थ मूविंग। दिस कैन मेड अवेलेबल एज पर फार्मर्स क्रॉप पैटर्न ऑल्सो। तो फार्मर के क्रॉप पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके हम इसको यूज करते हैं और ज्यादातर ये क्या किसके लिए काम आती है, अर्थ मूविंग के लिए, यानी कि मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह पलटने के लिए इसे यूज करते हैं। These are suitable for weed removing operation in crop row of width 1.5 सेंटीमीटर एंड अबव। इसके साथ ही हम इससे और कौन से काम ले सकते हैं, जैसे कि हम वीड्स को भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन कब, जब हमें रो टू रो स्पेसिंग हमारी हम 1.5 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो प्लांट्स हम शोइंग करते हैं, तो शोइंग के वक्त एक रो से लेके दूसरे रो के क्रॉप के बीच में कम से कम 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो भी ये काम करेगा। लेकिन अगर इससे कम हुई तो क्रॉप्स के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इट रिमूव्स वीड फ्रॉम रूट्स 1.5 टू 2 सेंटीमीटर डीप, यानी कि रूट्स के जड़ों तक ये पहुंचता है। 1.5 टू 2 सेंटीमीटर सॉइल के डीप तक पहुंचता है। और स्क्रैपर्स ब्लेड शार्प एज कट रिमूव्ड वीड्स। स्क्रैपर ब्लेड्स के जो शार्प एजेस होते हैं उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, वीड्स को स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू रोटरी मोशन इट गेट ब्यूरिड इनटू सॉइल। तो ये साथ ही साथ रोटरी मोशन में भी काम करता है, जिससे क्या होता है कि जो वीड्स के स्मॉल पीसेस होते हैं वो मिट्टी में उसको दफना ही देता है साथ ही साथ। दस इम्प्रूव सॉइल कंडीशन बाय एडिंग ग्रीन मैन्योर। तो जो कट किए हुए जो वीड्स रहते हैं वो साथ ही में डिकम्पोज होने के बाद ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्लांटर एंड सीडर। प्लांटर और सीडर नाम से ही आप समझ सकते होंगे कि ये सीड डायरेक्टली सीडिंग के लिए काम आता है। जब हम हाथों से सीड नहीं बोते हैं तब इस मशीन के हेल्प से हम सीड्स को बो देते हैं। तो planters and seeders are machine mechanical devices that automatically plants seeds in the ground। तो ये ऑटोमेटिक डिस्टेंस वाइज काम करता है, यानी कि एक सीड से दूसरी सीड की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक वे में इसको काम करता है। नेक्स्ट है प्लाव। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपकी लैंड बहुत ज़्यादा बड़ी हो या छोटी, लेकिन प्लाव मशीन का हम बिल्कुल यूज़ करते हैं। ये टूल बहुत ही कॉमन टूल है जो हर एक फार्मर्स के पास ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सॉइल प्रिपरेशन के मेनली काम आता है, या तो सोइंग के पहले प्लांटिंग के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैक हू। अ बैक हू ऑल्सो कॉल्ड एज रियर एक्टर, बैक एक्टर और जेसीबी। ठीक है, बैक हू हो सकता है थोड़ा सा अनकॉमन नेम लगे, लेकिन जेसीबी से हम समझ सकते हैं कि हम कौन से मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। इज अ पीस ऑफ एक्सकैवेटिंग इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिगिंग बकेट। ठीक है, तो इसके साथ में एक डिगिंग बकेट कनेक्टेड रहता है और इससे हम क्या करते हैं, बहुत
ज़्यादा जब हमें सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पलटना होता है, उनकी डेंसिटी हर एक जगह पे एक समान बनानी होती है, तब हम सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा तो इसका यूज़ हम नहीं लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं, तो उस लैंड को प्रॉपरली तैयार करने के लिए, शोइंग के लिए, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। उसके बाद है हैरो। A harrow is an implement for cultivating the surface of the soil। ठीक है, सॉइल सरफेस की कल्टिवेटिंग के लिए हैरो का यूज किया जाता है। हैरो इज एन इम्प्लीमेंट फॉर ब्रेकिंग अप एंड स्मूथिंग आउट द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो क्लॉड्स जो जम बन जाते हैं सॉइल में, सॉइल के जो मिट्टी के जो ढेले, ठीक है, जो टाइट क्लॉड्स बन जाते हैं, उनको तोड़ने का ये काम करती है और क्या करती है कि स्मूथ कर देती है पूरी मिट्टी को। अगर हम स्मूथ नहीं रखेंगे तो हम सीड को शोइंग नहीं कर पाएंगे, या फिर सीड अगर शोइंग कर भी देते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से, हर जगह पे वाटर भी नहीं पहुंच पाएगा अगर सॉइल पूरी तरह से स्मूथ ना बने। तो ये क्या करती है, सॉइल को चारों तरफ से स्मूथ करती है और सॉइल की डेंसिटी को भी एक समान बनाती है पूरे लैंड में। इन दिस वे इट इज डिस्टिंक्ट इन इट्स इफेक्ट फ्रॉम द प्लाउ विद इन यूज ऑफ डीपर टिलेज। तो प्लाउ से ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, प्लाउ जितना काम करता है उससे ज़्यादा ये इतना एफिशिएंटली इसलिए काम करता है कि साथ ही साथ ये डीपर टिलेज करता है। प्लाउ से हम उतना डीप टिलेज नहीं कर सकते जितना हैरो से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटरी टिलर। A rotary tiller is a motorized cultivator that works the soil by means of rotating blades। ठीक है, इसमें रोटेटिंग ब्लेड्स कनेक्टेड रहता है और मोटराइज्ड भी रहता है, तो ये इस तरह से कल्टीवेटर का काम करता है। नेक्स्ट है हुलर। द हुलर इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी टू हुल द राइस। ठीक है, अब हुल द राइस में हुल मतलब क्या हो गया, द मशीन इज यूज टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द चेफ। ठीक है, या फिर द आउटर हस्क ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस। ठीक है, तो ये मेनली राइस कल्टीवेशन के वक्त हमारे काम आता है। राइस का जो चेफ होता है, यानी कि धान से चावल को अलग करने का ये काम करती है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है, तो हुलर का एक ये काम होता है। उसके बाद मावर का क्या काम होता है, मावर के बारे में हम इसके पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, और वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कभी वीड कंट्रोलिंग के काम आता है, कभी लॉन के लिए काम आता है। तो लॉन के लिए कैसे काम आता है, लॉन मावर is a machine utilizing one or more revolving blades to cut a grass surface to an even height। तो इससे हम ग्रास की कटिंग करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उनको एक इवन हाइट में कट करने के लिए हम मावर का यूज़ करते हैं। द हाइट ऑफ द कट ग्रास मे बी फिक्स्ड बाय द डिज़ाइन ऑफ द मावर बट जनरली इज एडजस्टेबल बाय द ऑपरेटर। तो जो उसे ऑपरेट कर रहा है मावर को, वो या तो ये तय करता है कि किस तरह के डिज़ाइन में हमें ग्रास को कट करना है, या फिर इसमें ऑटोमेटिकली डिज़ाइंस रहते हैं जिसके हिसाब से ये ग्रासेस को कट करता है। टिपिकली बाय अ सिंगल मास्टर लीवर और बाय अ लीवर और नट एंड बोल्ट्स। तो इसमें नट एंड बोल्ट्स रहते हैं, लीवर रहता है, मास्टर लीवर रहता है, जिनकी मदद से ये मशीन काम करती है। ये नट बोल्ट्स व्हील्स में लगे होते हैं और वही व्हील्स इसको डिज़ाइन देने का, मतलब ग्रासेस को किस कट में डिज़ाइन देना है, उसका काम करती है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कि सीड के बारे में बात करते हैं। हमें सभी को पता है कि सीड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर बेसिस में। विदाउट सीड एग्रीकल्चर करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हम सीड्स के बिना भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सारे क्रॉप्स को हम विदाउट सीड नहीं उगा सकते। ये जो ज़्यादातर हमारे जो क्रॉप होते हैं, जो स्टेपल फूड वाले क्रॉप होते हैं, राइस, मेज़, इन सब को हम विदाउट सीड नहीं उतना ग्रो कर सकते जितना डिमांड हमें जितना हमें सप्लाई करना होता है डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, a seed is a round or oval shaped material obtained from a plant which is able to produce a new plant from itself under favorable conditions for germination। तो सीड से एक नया प्लांट तभी बन पाएगा जब इसको जर्मिनेट होने के लिए सारे फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि मॉइस्चर, हीट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। ठीक है,
तो और ये एक राउंड या फिर ओवल शेप्ड मटेरियल होता है जो कि ऑब्वियसली एक प्लांट का ही एक पार्ट होता है और उससे हम फिर से एक नया प्लांट उगा सकते हैं। तो अब सीड्स कितने टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन में ना जाते हुए सिर्फ हम देख लेते हैं कि मोनोकोटिलेडन सीड होता है और डाइकोटिलेडन सीड होता है। तो इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राइस, मेज, व्हीट, बैम्बू, बनाना, जिंजर, ऑनियन, गार्लिक, ये सब हमारे मोनोकोटिलेडन सीड के अंदर में आते हैं। और डाइकोटिलेडन सीड के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कैस्टर हो गया, मैंगो हो गया, नीम, पपाया, ये सब डाइकोटिलेडन सीड्स है। अब कैटेगरीज ऑफ सीड के बारे में बात करते हैं। सीड की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। सीड्स आर बेसिक एंड क्रिटिकल इनपुट फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ऑन दिस बेसिस देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज। तो इस बेसिस में हम 5 कैटेगरीज में सीड को डिवाइड करते हैं। क्या है? न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, registered seed और finally certified seed. The offspring of breeder seeds is foundation seeds to registered seeds to certified seeds. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा सीड अवेलेबल होता है? न्यूक्लियर सीड। उससे हम ब्रीडर सीड बनाते हैं, फिर फाउंडेशन, फिर रजिस्टर और फाइनली सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर सीड को हम क्यों नहीं यूज करते हैं एग्रीकल्चर वर्किंग के लिए? हम ज़्यादातर सर्टिफाइड सीड्स को ही यूज़ करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस सीड की मात्रा बहुत कम होती है और ये बहुत स्पेसिफिक, बहुत पर्टिकुलर लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में इसको ग्रो किया जाता है। ये ओपन फील्ड में, जितना हो सके ओपन फील्ड में हम जब इसको ग्रो करते हैं या फिर इनका कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं और इसको प्रोडक्शन का काम साधारण फार्मर्स नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा जो रिसर्चर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, सीड डेवलपर्स होते हैं, वही न्यूक्लियर सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर सीड से हम ब्रीडर सीड्स बनाते हैं और ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाते हैं। फिर फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड और फाइनली जब रजिस्टर्ड सीड से हम और भी सीड्स प्रोडक्शन करते हैं तब उसको हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं। द सीड्स विच सीड कंपनीज सेल इन द मार्केट, ठीक है, द सीड्स विच सीड कंपनी सेल्स इन द मार्केट और फार्मर्स ग्रो आर कॉमनली सर्टिफाइड सीड्स। तो फार्मर्स जिन सीड को ग्रो करते हैं वो ज़्यादातर वो नेचुरली सर्टिफाइड सीड ही ग्रो करते हैं, या फिर जो सीड कंपनीज हमें मार्केट में सेलिंग करती है वो भी सर्टिफाइड सीड ही ज्यादातर हमको सेल करती है क्योंकि न्यूक्लियर सीड या ब्रीडर सीड उनके पास अवेलेबल नहीं होता है और ये एग्रीकल्चर पर्पज से बनाया भी नहीं जाता है। इन न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड्स को बनाने का ये पर्पज होता है कि उनके जरिए जब हम सर्टिफाइड सीड्स बनाते हैं तो उनकी प्योरिटी परसेंटेज या फिर जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छी रहे, वो बहुत गुड क्वालिटी सीड में बहुत गुड क्वालिटी सीड हो सके और उससे हमें गुड क्वालिटी फूड्स या फिर ग्रेन्स मिल सके। तो न्यूक्लियर सीड्स की, ब्रीडर सीड्स की जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है या फिर प्योरिटी परसेंटेज होती है वो बिल्कुल 100% होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्स ऑफ सीड टैग्स। हम डिफरेंट तरीके के सीड टैग्स यूज करते हैं अलग अलग सीड्स को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो each of the breeders, foundation, registered and certified seeds are certified and labeled with a different color tag as per section 5 of the Seeds Act 1966। तो सीड एक्ट 1966 के सेक्शन 5 के अंतर्गत ये सीड टैगिंग का जो लॉ है वो आया है। तो thus they are also called as labeled seed. The breeder seed have golden yellow tag, foundation seeds have white tag, registered seed have opal blue tag and certified seeds have green tag. इसमें एक ग्राफ हमने ऐड किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सीड के कौन कौन से टैग्स हम यूज करते हैं उनके बैग्स पे या फिर उनके पैकेजिंग में। इन कलर्स के हम टैग यूज करते हैं। इन कलर्स से हमें समझ में आता है कि कौन सी सीड है ये। ठीक है, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड्स में हम किस कलर का टैग यूज करते हैं या फिर ग्रीन टैग कौन से सीड में हम यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि सर्टिफाइड सीड, या फिर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्केट में जो हमें सीड्स अवेलेबल है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो वो कौन सी सीड हमें अवेलेबल होती है, तो और ऑब्वियसली वो है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, और या फिर सेक्शन 5 जो 1996 ये एक्ट है इसके बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम इरिगेशन के बारे में।
तो इरिगेशन है क्या? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियली टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स। जब बारिश होती है तो उसको हम इरिगेशन नहीं कहते हैं। इरिगेशन हम तभी कहेंगे जब हम वाटर सप्लाई करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वे में। आर्टिफिशियल वे में जो प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट है, जब हम उसको फुलफिल करते हैं वाटर सप्लाई देकर, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। न्यूट्रिएंट्स में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स थ्रू इरिगेशन। तो इरिगेशन की मदद से हम न्यूट्रिएंट्स भी कभी कभी प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, और उस प्रोसेस को हम फर्टिगेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इक्वल्स टू फर्टिगेशन। ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि व्हाट इज फर्टिगेशन, और नीचे आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे कि फर्टिगेशन प्लस फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। तो इस तरह से आपको चूज करना है राइट ऑप्शन। फिर है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन वाटर के लिए हम कौन कौन से सोर्स यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम इरिगेशन वाटर सप्लाई देते हैं। ये तो वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स और डैम्स जो होते हैं, इनमें हम वाटर को रखते हैं। बहुत टाइम के लिए हम इनमें वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, तो और इन्हीं से हम इरिगेशन का वर्क भी करते हैं। अब इरिगेशन के इम्पोर्टेंस क्या क्या है? Insufficient and uncertain rainfall adversely affects agriculture. Drought are caused due to low rainfall. Irrigation helps to increase productivity even in low rainfall. तो अगर जितनी मात्रा में रेनफॉल होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में अगर हमें रेनफॉल नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली वाटर सप्लाई कम हो जाएगी प्लांट्स के लिए और सूखा आने लगेगा। लेकिन जब हम इरिगेशन का हेल्प लेते हैं तो हम कम रेनफॉल में भी अपने प्लांट्स को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्टिविटी ऑन इरिगेटेड लैंड इज हायर एज कम्पेयर टू द अनइरिगेटेड लैंड। ठीक है, तो जो अनइरिगेटेड लैंड है, यहाँ पे जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, उसके मुकाबले जहाँ इरिगेशन देते हैं ऑब्वियसली वहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज द रेनी सीजन इज स्पेसिफिक इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स। तो साल भर में एक ही बार बारिश होती है हर जगह इंडिया के। बारिश एक ही बार होती है, तो फिर हम एक ही बार क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है। हम पूरे साल भर में हमारे जो 3 सीजन होते हैं क्रॉपिंग के, वो तीनों सीजन में हम क्रॉपिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इरिगेशन की मदद लेनी पड़ती है। However, the climate supports cultivation throughout the year. क्लाइमेट हमारा ऐसा रहता है कि हम थ्रू आउट द ईयर कल्टीवेशन कर सके, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हमें रेनफॉल नहीं मिलता है। तो उस तरीके से जब उस वक्त हम क्या करते हैं कि इरिगेशन वाटर की मदद लेते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटीज मेक इट पॉसिबल टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, इरिगेशन हैज हेल्प टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ द फेलो लैंड अंडर कल्टीवेशन। जिस जमीन को हमने बंजर छोड़ दिया है या फिर जो जमीन डिग्रेडेड हो गई है उसमें हम दोबारा से कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी हम इरिगेशन की मदद से फिर से कल्टीवेशन कर सकते हैं। इरिगेशन हैज स्टेबलाइज्ड द आउटपुट एंड यील्ड लेवल। इरिगेशन क्या करता है कि जो हम इनपुट देते हैं उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि इनपुट मतलब जो हम फार्म रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और जो सीड्स यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे फार्म इनपुट हो गए। और आउटपुट मतलब जब हम फसल की कटाई करते हैं उसके बाद जो हमें सारी चीजें मिलती है, जैसे मेन ग्रेन हो गया या फिर उसके साथ में जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए, तो वो हमारे आउटपुट्स है। और यील्ड लेवल्स जो है इन सबको क्या करती है, इरिगेशन स्टेबलाइज करती है। ठीक है, irrigation increases the availability of water supply, which in turn increases the income of the farmers. तो irrigation अगर अच्छी से अच्छी irrigation हम देते हैं अगर क्रॉप्स को, तो उनको क्या होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है वो टाइम टू टाइम पूरी होती रहती है। हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा था कि वाटर स्ट्रेस लेवल होता है, जैसे हर एक प्लांट्स के कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं, उस वक्त अगर उन्हें मॉइस्चर स्ट्रेस हुआ तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे फ्लावरिंग स्टेज, ब्लूमिंग स्टेज या फिर मिल्किंग स्टेज होती है, पॉड फॉर्मेशन स्टेज होती है। इन सब स्टेजेस में हमें ऑब्वियसली वाटर सप्लाई बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो इन सब टाइम पे जब हम टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई देते हैं इरिगेशन के थ्रू, तब क्या होती है कि एक फार्मर की अच्छी इनकम भी आती है। अच्छी इनकम कैसे आती है? अगर हम वाटर सप्लाई अच्छी नहीं देते तो पॉड फॉर्मेशन के वक्त या फिर मिल्किंग स्टेज के वक्त कभी हमें मिलता है कि जैसे धान के अंदर
चावल नहीं होता है, वो खाली होता है। तो इसलिए वो खाली रह जाता है क्योंकि मिल्किंग स्टेज में जब उन्हें पानी नहीं मिल पाता है तो बहुत सारे जो ग्रेन्स होते हैं वो खाली निकलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को लॉस होता है, जितनी मार्केट प्राइस उसको मिलनी चाहिए उस प्रोडक्शन के लिए उतना मिल नहीं पाता है, उससे लॉस होता है। लेकिन जब अच्छी से अच्छी हम यील्ड मिलती है हमें इरिगेशन वाटर सप्लाई करने से, तब फार्मर्स की इनकम में भी क्या होती है कि ग्रोथ आती है। इरिगेशन शुड बी ऑप्टिमम बिकॉज इवन ओवर इरिगेशन कैन स्पॉइल द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं तो वो भी क्या होती है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं होती या फिर क्रॉप को डैमेज कर देती है। कैसे? एक्सेस वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग, हिंडर जर्मिनेशन, इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट कंसंट्रेशन एंड uprooting बिकॉज रूट्स कांट विथस्टैंड स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में हम रूट्स सर्वाइव नहीं कर पाते, उनमें क्या होती है कि वो गलने लगते हैं, उनकी जो पकड़ होती है सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर रूट्स की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, वाटर लॉगिंग जब हो जाती है तब क्या होता है कि मिट्टी के अंदर भी जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, रूट्स तक भी जो ऑक्सीजन जाना चाहिए, वो कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो फिर रूट्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद हिंडर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन प्रोसेस भी कम हो जाती है, सीड्स गल जाते हैं, सीड्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दस द प्रॉपर मेथड इज टू बी यूज फॉर द बेस्ट कल्टिवेशन। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है ना तो उससे बहुत ज़्यादा दे हम वाटर सप्लाई, ना तो उससे बहुत कम दे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की इरिगेशन हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज प्रैक्टिस बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो किस तरह की सॉइल में हम क्रॉपिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्लाइमेट्स, क्रॉप्स एंड रिसोर्सेज, कौन सी क्रॉप हम ग्रो करना चाहते हैं या फिर वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट किस तरह की है, और रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास है उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, कौन कौन से हमारे पास फार्म रिसोर्सेज है ये। ठीक है, इन सभी बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की इरिगेशन हम मतलब अडॉप्ट करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो कुछ मेन टाइप्स के जो इरिगेशन है वो क्या क्या है, जैसे फर्स्ट है सरफेस इरिगेशन। इन दिस सिस्टम नो इरिगेशन पंप इज इन्वॉल्व, हियर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लैंड बाय ग्रेविटी। तो इसमें हम ग्रेविटी की मदद लेते हैं इस सिस्टम में। ज़्यादातर इसमें हम कोई पंप मशीन का यूज़ नहीं करते। इसमें क्या करते हैं हम, जनरली एक जहाँ हमारी लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसके उसी के पास में थोड़ी सी ऊंचाई में हम एक टैंकर का यूज़ करते हैं जहाँ हम वाटर को स्टोर कर देते हैं, और फिर जब हम उससे पाइप्स कनेक्टेड रहते हैं लैंड के ऊपर। ठीक है, इरिगेशन लैंड के ऊपर पाइप से कनेक्टेड कर देते हैं, और जब हम वाटर को सप्लाई देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेविटी के थ्रू सारे लैंड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लोकलाइज्ड इरिगेशन। इन दिस सिस्टम वाटर इज अप्लाइड टू ईच प्लांट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स अंडर लो प्रेशर। इसमें हम मोटर का यूज़ करते हैं क्योंकि लो प्रेशर तभी बन पाएगा जब हम एक पंप मशीन का यूज करेंगे, लेकिन प्रेशर को लो रखा जाता है और पाइप्स के थ्रू एक नेटवर्क कर दिया जाता है, नेटवर्क बनाया जाता है पाइप्स के थ्रू, जिससे हम वाटर को सप्लाई करते हैं। Next system is sprinkler irrigation. Water is distributed from a central location by overhead high pressure sprinklers or from sprinklers from the moving platform. ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक सेंट्रल लोकेशन से। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जो लोकेशन सेंटर जो रहती है वो सेंटर, वहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं। यानी कि पूरे लैंड में जहाँ जितने एरिया में हमें वाटर सप्लाई देना है उसके बिल्कुल सेंटर पे हम वाटर को स्टोरेज रखते हैं, और फिर उसके साथ में हम स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पाइप्स स्प्रिंग्स के हेल्प से हम स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट कर देते हैं, और उनमें क्या होता है कि नोजल्स रहते हैं। जब हम हाई प्रेशर में वाटर को छोड़ते हैं तब स्प्रिंकलर के थ्रू जो वाटर है वो पूरे लैंड में हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। उनके नोजल के थ्रू वो प्रेशराइज्ड वाटर बाहर निकल आता है और पूरे जो फार्म है उसमें वो फैल जाता है। नेक्स्ट है drip irrigation. In this type, drops of water are delivered near the roots of the plants. This type of irrigation is rarely used as it requires more maintenance. ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन थोड़ा सा हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एरिड रीजियंस में। ठीक है, तो वहाँ पे कि जो कि ये कम पानी, इसमें इस प्रोसेस में हमें कम पानी को सप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली
जो वाटर है हम डायरेक्टली क्या करते, प्लांट्स के रूट जोन में ही अप्लाई करते। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत प्लांट के रूट जोन में पड़ती है, और हम इधर उधर पानी जब नहीं डालेंगे, डायरेक्टली रूट जोन में ही पानी को अप्लाई करेंगे, वाटर सप्लाई देंगे, तब कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि एक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहती है इस प्रोसेस में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ ड्रिप इरिगेशन को ही सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है। सेंटर पाइवॉट इरिगेशन, सेंटर पाइवॉट इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन से कनेक्टेड है। इन दिस द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ स्प्रिंकलर सिस्टम मूविंग इन द सर्कुलर पैटर्न। तो जब हम स्प्रिंकलर को एक सर्कुलर मोशन में क्रिएट करते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन में जब हम उसको रोटेट करते हैं, तब क्या होता है कि पानी सिर्फ एक जगह ना पहुंचते हुए चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, और इसी इरिगेशन प्रोसेस को हम सेंटर पाइवॉट इरिगेशन कहते हैं। Next is sub-irrigation. Water is distributed through a system of pumping stations, gates, ditches and canals by raising the water table. अब water table क्या होता है कि soil surface के नीचे, beneath the soil surface water table हर जगह मौजूद होता है। जब हम एग्रीकल्चर की जो मेन लैंड है उसके चारों तरफ से डिचेस को क्रिएट करते हैं, और उनमें जब हम पानी भर देते हैं, फिर कैनल्स क्रिएट करते हैं, उनमें जब उनको पानी से भर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उस लेवल तक वाटर टेबल धीरे धीरे आ जाता है। तो सॉइल सरफेस के नीचे जो वाटर सॉइल सरफेस के नीचे से जब सप्लाई होती है, तो वो जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सब इरिगेशन करते हैं। उसके बाद मैनुअल इरिगेशन। मैनुअल इरिगेशन मतलब सिंपली हाथों से पानी डालना पौधों को। ठीक है, दिस is a labor intensive and time consuming system of irrigation. Hence the water is distributed through watering cans by manual labor. तो ये मेनली लेबर्स का काम होता है। इसमें किसी तरह के मशीन्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें वाटर कैंस का यूज़ करते हैं। कैन में लेबर्स पानी भरते हैं और उनको जा करके जहाँ पे पानी देना होता है, जहाँ पानी सप्लाई करना होता है, वहाँ जा करके वो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो गया मैनुअल इरिगेशन सिस्टम। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए? दो टाइप के मेथड्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड हो गया और मॉडर्न मेथड हो गया। अब ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है? इन दिस मेथड इरिगेशन इज डन मैनुअली। मेनली जो मैनुअल मेथड्स हैं वो सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं। हियर अस फार्मर पुल्स आउट वाटर फ्रॉम वेल or canals by himself or using cattle and carries to farming fields। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैनल से या फिर वेल से पानी को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनको लैंड फार्मिंग फील्ड तक पहुंचाते हैं, खुद ही पहुंचाते हैं या तो फिर कैटल एनिमल्स की मदद से पहुंचाते हैं। ठीक है, दिस मेथड कैन वेरी इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग मेथड भी है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज चीप। तो जब हम मशीन्स का यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उनको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। पावर सप्लाई यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या तो फिर दूसरे तरीके के पावर सप्लाई भी हम दे सकते हैं। तो वो क्या है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, उसमें मतलब पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उसमें फार्मर को प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है ये सारे एडवांस्ड मशीन यूज़ करने के लिए। लेकिन ये जो वे है ट्रेडिशनल मेथड जो है इरिगेशन का, ये बहुत चीप वे है, यानी कि बहुत सस्ता वे है। ठीक है, क्योंकि इसमें मशीन्स के मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता है, उनकी रिपेयरिंग का खर्चा नहीं होता है। ठीक, और पावर सप्लाई का भी खर्चा नहीं होता है। बट इट्स एफिशिएंसी इज पोर बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पर इसकी एफिशिएंसी जो है वो बाकी इरिगेशन मेथड्स के मुकाबले कम होती है। ऑल्सो द चांसेस ऑफ वाटर लॉसेज आर वेरी हाई। वाटर लॉसेस के भी चांसेस होते हैं। जहाँ तक हमें पहुँचाना है पानी को, उसके पहले ही अगर मान लीजिए वाटर गिर जाता है, तो फिर जहाँ देना चाहिए था वाटर हम वहाँ नहीं दे पाते और वेस्टेज होता है वाटर का। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम आर बुली सिस्टम, लीवर सिस्टम, चेन पंप। ठीक है, तो ये सब जो कुछ तरीके हैं ट्रेडिशनल वाटरिंग के या फिर ट्रेडिशनल इरिगेशन के। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चूज द करेक्ट नेम ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, या फिर चेन पंप सिस्टम कौन सा इरिगेशन प्रोसेस है, ट्रेडिशनल है या फिर मॉडर्न है। ठीक है, तो अमंग दिस द पंप सिस्टम इज द मोस्ट
कॉमन एंड यूज्ड वाइडली। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। तो मॉडर्न मेथड्स की बात की जाए तो स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया इसके पहले ही कि इसमें नोजल्स रहते हैं और वाटर सप्लाई जब हम करते हैं तब नोजल्स के थ्रू वाटर बाहर आता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम में, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी पानी बहुत कम से कम हमें सप्लाई करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम वहीं पर पानी को अप्लाई करते हैं, वहीं पर वाटरिंग करते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इधर उधर जहाँ वेस्टेज होगा पानी का वहाँ हम पानी को सप्लाई नहीं करते। ठीक है, here a pump connected to pipes which generate pressure and water is sprinkled through nozzles of pipes। ठीक है, तो नोजल्स रहते हैं जो पाइप्स के, उनके थ्रू स्प्रिंकलर वे में पानी निकल आता है जब हम पंप से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो वाटर सप्लाई इज डन ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्जैक्टली एट रूट यूजिंग अ होस और अ पाइप। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर सप्लाई करते हैं। ये क्या करती है कि जितना मॉइस्चर होना चाहिए रूट जोन में उसको हमेशा मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज इन रीजन्स वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादातर एरिड जोन में या फिर ड्राई फार्मिंग के लिए, ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स आज के, जिसके बारे में हमने देखा कि कोई कौन से मशीनरीज का क्या क्या यूज़ होता है, यानी कि जो फार्म इम्प्लीमेंट्स है उनमें से कौन से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन मशीन्स हैं जिनका हमने डिस्कस किया। उसके बाद इरिगेशन किस किस वे में हम कर सकते हैं, और उसके बाद सीड्स के बारे में, कौन सी सीड का टैग कौन से कलर का होता है, या फिर 5 कैटेगरीज जो है सीड्स की, कौन कौन सी कैटेगरीज है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है जैसे व्हाट इज़ द परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ब्रीडर सीड या फिर न्यूक्लियर सीड। तो ये आपको उसमें से ऑप्शन प्योर मतलब सेंट परसेंट होता है इनकी प्योरिटी, वही आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम अपने अब सेशन को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आज। नेक्स्ट फिर से ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।